आज का हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये क्लास 10 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। तो जो नेशनलिज्म है हमारा वो 1912 से चालू हो गया था, लेकिन मेनली क्लास 10 के चैप्टर में हमको 1914 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट इंडिया पे ही पड़ा था, क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी और ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया था। तो तो increase in war loans, force requirement in rural area, crops failed, famine and epidemic। वॉर लोन्स जो थे वो हमारे इंक्रीज कर दिए गए थे, यानी एक्स्ट्रा एक लोन लगा दिया गया था, टैक्स हम लोग से लिया जा रहा था। दूसरा है फोर्स रिक्वायरमेंट इन रूरल एरिया, यानी जबरदस्ती पुलिस में, आर्मी में, इन सब में एडमिट किया जा रहा था लोगों को। आप पुरानी फिल्म्स में देखे होंगे कि लोगों को एडमिट किया जा रहा था। क्रॉप्स फेल्ड, और उस साल यानी 1917 से लेकर 1918 इन सब सालों में हमारे क्रॉप्स फेल हो गए थे। जो भी हमारा जैसे वेजिटेशन जो लगाया जाता है उसकी वजह से हमारे क्रॉप्स पूरे फेल हो गए थे। फेमाइन और एपिडेमिक यानी एक हंगर एंड हार्डशिप आ गई थी इंडिया में। सेकंड हमारा था आइडिया ऑफ सत्याग्रह। जो मेन हमारा जो देश आजाद हुआ हमारा महात्मा गांधी की वजह से हुआ। महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इन 19 महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए, जनवरी 1915 में वापस आए। फिर उन्होंने बेस्ड ऑन ट्रूथ ऑन नॉन वायलेंस, उन्होंने नॉन वायलेंस किया था, मतलब यानी बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी एक प्रोटेस्ट किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो सबसे पहला उन लोगों ने सबसे पहला महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह किया था वो 1916 में किया था, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए चंपारण बिहार में। यानी प्लांटेशन वर्कर्स के लिए उन्होंने 1916 में चंपारण बिहार में पहला सत्याग्रह किया था। फिर दूसरा उसी के अगले साल 1917 में किया था पीजेंट के खिलाफ, खेदा डिस्ट्रिक्ट में यानी गुजरात में। उसके बाद 1980 में कॉटन मिल वर्कर्स अहमदाबाद में किया था, यानी ये दोनों खेदा और अहमदाबाद दोनों गुजरात में ही है। तो इन दोनों में 1917 1918 में उन्होंने सत्याग्रह किया था। और मेनली सत्याग्रह इसीलिए किया जाता है ताकि वहाँ के लोग, जैसे कोई आपके ऊपर रूल कर रहा है, वो थोड़ा सा रूल्स ज़्यादा बढ़ा दिया है, टैक्स ज़्यादा ले रहा है, तो अगर आप उसके थोड़े रूल्स कम करना चाह रहे हैं तो एक सत्याग्रह उसको कहते हैं, उन लोग को प्रोटेस्ट करना। उसके बाद हमारा आता है रॉलेट एक्ट। हम 10th की एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहे हैं आपको रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट इंपीरियल काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पास किया गया था, यानी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उस टाइम की एक ऑफिस थी जो 1990 में रॉलेट एक्ट को पास की थी। रॉलेट एक्ट में आपको बता दूं क्या है। रॉलेट एक्ट में ये था कि आप किसी भी प्रिजनर यानी ब्रिटिशर्स के पास ये राइट आ गई थी कि वो किसी भी पॉलिटिकल को, मतलब पॉलिटिकल पार्टी को, उसको प्रिजन डाल सकते हैं 2 साल के लिए। यानी जैसे इस टाइम में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो अगर इस टाइम अगर वो रॉलेट एक्ट पास होता तो वो चाहते तो किसी कांग्रेस के किसी भी नेता को वो 2 साल के लिए जेल में बंद कर सकते थे। तो ऐसा उस टाइम पे हो गया था, तो बहुत बुरी बात है। तो इसके लिए वहाँ पे 6 अप्रैल को बहुत से नेशन वाइड सत्याग्रह यानी पूरे देश भर में आंदोलन चला था। डेट याद रखिएगा 6 अप्रैल 1919। फिर 3 दिन बाद 10 अप्रैल फाइट ऑन पीसफुल प्रोसेशन, यानी 10 अप्रैल को जो सत्याग्रह लोग करते थे उन्होंने पीसफुल लोग जाते, मतलब बहुत शांति से लोग वहाँ से गुजरे, तो वहाँ पे उन्होंने फायर कर दिया, वहाँ पे बहुत से लोग शहीद हो गए, बहुत से लोग मारे। और उस टाइम क्या होता, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिए थे जनरल डायर उस टाइम के जनरल थे इंडिया के। उन्होंने मार्शल लॉ ये होता है कि जैसे कभी भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए स्टेट में तो कंट्री में, तो उस टाइम मार्शल लॉ इम्पोज, यानी सारे लॉ, सारे हमारे राइट्स हट जाते हैं। उस टाइम आर्मी या फिर आर्मी वालों का रूल आ जाता है, और आर्मी वाले किसी को भी गोली मार सकते हैं, किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। तो उस टाइम ये होता है। और रॉलेट एक्ट हमारा कब पास होता है 1919 में, ओके। और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था। आगे हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर और 13 अप्रैल, डेट याद रखिए। रॉलेट एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था 1990 में। 6 अप्रैल को सत्याग्रह हुआ था, 10 अप्रैल को फायर हो गया था एक पीसफुल प्रोसेशन पे। और 13 अप्रैल 1990 में, यानी जस्ट 3 दिन बाद 13 अप्रैल 1990 में जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया था। क्यों? उन लोग को सबक से, यानी जनरल जो डायरेक्ट उन्होंने ये सोचा कि इन लोग को सब जितने भी वो है सत्याग्रही हैं, इन लोग को, यानी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोग को एक सबक सिखाने के लिए उन्होंने एक जलियांवाला एक बाग था वहाँ पे अमृतसर में, वहाँ पे उन लोग को बुलाया था। वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे आए थे जो लोग बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आए थे, बहुत से लोग घूमने आए थे। तो उन लोग को जैसे सब लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, फिर ये जनरल डायरा है वहाँ पे खड़े हुए, सबको बंदूक निकाली और गेट्स बंद कर दिया, वहाँ पे फायर करे। पूरे क्राउड, मतलब बहुत से लोग वहाँ पे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स वहाँ पे खत्म हो गए थे।
यानी उन लोगों को मार दिया गया था। महात्मा गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट, यानी जो महात्मा गांधी ने जितना सत्याग्रह चलाया था कि नहीं यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था, उस टाइम देश भर में यानी 1918 से हमारे देश में हर जगह प्रोटेस्ट चालू हो गया था। कहीं आंध्र प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा था, कभी आसाम में प्रोटेस्ट हो रहा था, कभी कश्मीर में हो रहा था प्रोटेस्ट। तो ऐसे उस टाइम में प्रोटेस्ट हो रहा था, तो गांधी जी ने उस टाइम जितने भी मूवमेंट्स थे सब कैंसिल कर दिए, यानी कॉल ऑफ कर दिए। आगे हमारा खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप कह सकते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, जिसमें अ पीस ऑफ ट्रीटी वाज टू बी इम्पोज्ड विद स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड मुस्लिम ब्रदर्स मोहम्मद अली शौकत अली। ये एक पीस ऑफ ट्रीटी थी, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ग्रुप वो थे लीडर्स, उन लोग के बीच महात्मा गांधी ने साइन करवाया था, जिसमें उनके जो लीडर्स थे वो थे मोहम्मद अली, वही मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। इन गांधी जी ने सोचा अभी देश भर में हर तरफ लड़ाई हो ही रही है, सब लोग कि कोई फेमाइन से गुजर रहा है, उस टाइम एक प्लेग आ गया तो कोई इससे गुजरा, तो गांधी जी ने सोचा यही एक समय है जिसमें सबको यूनाइट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम इंडिया में कोई भी ज़्यादा यूनाइट नहीं था, सब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो छोटी कास्ट वाले बड़ी कास्ट वाले आपस में लड़ाई करते। तो गांधी जी ने ये सोचा, बहुत अच्छा दिमाग लगा कि अब एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, जिससे सारे ग्रुप जितने भी अलग अलग ग्रुप्स हैं सब यूनाइट हो जाएंगे। और ये स्टार्ट हुआ था 1921 में, और इसके आगे आपको बताया। और ये जब स्टार्ट होता तो इसमें यही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यही होता कि जैसे अब बिना किसी ज़्यादा वायलेंस के हर जगह प्रोटेस्ट करें, जैसे इन लोग जो पुलिस में वर्क करते थे उन लोग अपना छोड़ दिए थे, लोग ब्रिटिश गुड्स बॉयकॉट कर दिए थे, ऐसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। नीड ऑफ नॉन कोऑपरेशन एडॉप्टेड बाय द कांग्रेस ड्यूरिंग नागपुर कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1920। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये अडॉप्ट किया गया था कॉन्फ्रेंस में, यानी कांग्रेस सेशन में अडॉप्ट किया गया। नेहरू कांग्रेस सेशन के हेड थे उस टाइम, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखते हैं डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। जैन 1921 द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड। जनवरी 1921 में हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। मूवमेंट इन द टाउन्स, मिडिल क्लास लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशन, बॉयकॉट्स ऑफ गुड्स। मैंने आपको बताया ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये होगा, जैसे जो ब्रिटिश द्वारा स्कूल चलाए जाते तो वो स्कूल्स बच्चों ने छोड़ दिए थे, कॉलेजेस बच्चों ने छोड़ दिए थे, और फिर लोग जैसे ब्रिटिश गुड्स बॉयकॉट कर रहे थे, कपड़े नहीं पहने थे, तो उस टाइम हर यानी मिडिल क्लास वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपर क्लास वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उनके पास उतना पैसा नहीं, तो लोग अगर उनके काम ही छोड़ दें, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स ने सबको मौका दिया था काम करने का, तो अगर उनके काम छोड़ देंगे लोग खाएंगे कहाँ से, तो ऐसे बहुत सा जगह वहाँ पे भी नहीं छोड़ा जा रहा था। और जहाँ तक कि ये शहरों में बोला जाए, अर्बन एरियाज में बोला जाए, वहाँ पे जो कपड़ा था उसको खादी बोलते थे, तो बहुत एक्सपेंसिव था, तो लोग इसीलिए ये ब्रिटिशर्स का कपड़ा यूज़ करते थे, ताकि वो उतना एक्सपेंसिव नहीं था तो लोग यूज़ करते थे। लेकिन जैसे उन लोगों ने बॉयकॉट किया तो उसकी वजह से फिर उनको बहुत सी मिडिल क्लास वालों को बहुत सी दिक्कत पड़ी, खादी बहुत एक्सपेंसिव था। आगे हमारा स्वराज प्लांटेशन, द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था जो जिसमें आप अपने मतलब जितने भी वर्कर्स थे, जितने किसान थे, अपना लैंड छोड़ के मतलब बिना परमिशन के अपना लैंड छोड़ के नहीं जा सकते, वो जहाँ भी रहेंगे अपने लैंड में रहेंगे। यानी जैसे तुलकर दास ने मतलब जो लैंड लॉर्ड्स उन्होंने उनको जमीन दी है, तो उतने जमीन में उन लोग अपना घर बनाएंगे, खाना खाएंगे, मतलब हर चीज़ अपना वाइटल एक्टिविटीज़ वहीं पे करना है। तो उनके पास ये था, यही हमारा लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। इन अवध यानी अब पूरे देश भर में हर जगह मूवमेंट्स हो रही, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो फिर यहाँ पे अवध में भी बाबा रामचंद्र अगेंस्ट पीजेंट्स लैंड लॉर्ड, यानी जो अवध में जो बाबा रामचंद्र थे, ये एक लीडर बन के वहाँ पे खड़े हुए थे पीजेंट्स के लिए। जो पीजेंट्स नॉर्मल वे में जो लैंड लॉर्ड्स की जमीन पे काम करते हैं, ऐसे उनके लिए किसानी करते हैं, तो कुछ ये रखते हैं, कुछ ये रखते हैं, कुछ लैंड लॉर्ड्स को देते हैं, बदले में लोगों को खाना मिल जाता है, तो ऐसे थे। तो वहाँ पे जो लीडर्स थे उस टाइम अक्सर ब्रिटिशर्स ही लीडर्स होते थे, तो उसके बाबा रामचंद्र ने उनके खिलाफ आंदोलन किया था। फिर नेहरू और बाबा रामचंद्र ने जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म की थी, नाई धोबी बांध। ये गिरोह था, उस मतलब इसमें लोग साइलेंटली प्रोटेस्ट करते थे, जैसे अगर रातों में जाके ब्रिटिशर्स के घर पे हमला कर लेते तो वहाँ पे सोना चांदी सब चुरा लेते थे, तो ऐसा वहाँ पे नॉर्मली प्रोटेस्ट किया जा रहा था। लास्ट है मिलिटेंट गोरिल्ला आंध्र प्रदेश, अरविंद सीताराम 1924।
अल्लूरी सीताराम एक लीडर थे, मतलब वो आर्मी से रिटायर, मतलब आर्मी में पहले थे, लेकिन जैसे ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तो जलियांवाला बाग मैसेकर के वजह से बहुत से लोग जो थे वो अपनी जॉब्स छोड़ दिए थे, क्योंकि अब गांधी जी ने ऐसा बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर को भी एक ऑनर मिला था कि नहीं वो बहुत बड़े पोएट है, लेकिन उन्होंने को अपना ऑनर छोड़ दिया था। तो उसी टाइम अल्लूरी सीताराम ने अपना जॉब छोड़ दिया था, क्योंकि वो आर्मी थे, आर्मी से आ गए थे वापस। तो अब वो आर्मी से रिटायर थे तो वो सब चीज जानते थे कैसे कैसे वो पढ़े लिखे थे, तो वो एक हीरो के रूप में वहाँ पे खड़े हुए। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम नाम था उनका। 1924 वहाँ पे बहुत से प्रोटेस्ट हुए। आगे बढ़ते हमारा टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारा चालू हुआ था February 1922 विथड्रॉ ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि बहुत से मतलब हर जगह आप देखें, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मेन मोटिव ये था गांधी जी का कि देश भर में, पूरे देश भर में रैली हो, पूरे देश भर में सत्याग्रह हो, लेकिन ज्यादा मतलब वायलेंस ना फैले। लेकिन अब हर जगह वायलेंस फैलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे देख रहे हैं जब यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत से राइट्स हो गए थे, छोटी कास्ट वाले ऊपर कास्ट वाले, क्योंकि अब एक ही असेंबली में सबको जाना है, एक ही चीज में सबको कुछ खाना पीना, तो उस टाइम भी बहुत सी लड़ाई हो गए थे। और बाबा रामचंद्र ने जो पीजेंट्स के खिलाफ जो ग्रुप बनाया था उसमें बहुत सी लड़ाइयाँ होती थी। मिलिटेंट गोरिल्ला आंध्र प्रदेश वाले ये लोग तो आपस में मिल के रहते थे, लेकिन तभी भी पूरे देश भर में हर जगह लड़ाई होती थी, क्योंकि पंजाब में, जैसे पंजाब में और इस तरफ अमृतसर गुजरात आप देखेंगे तो उस टाइम क्या था कि हमारे बहुत से लोग जो थे वो भी पुलिस में थे, आपको मतलब पुलिस में थे, तो लोग क्या करते थे, प्रोटेस्ट में क्या करना था, वो ब्रिटिशर्स के जितने लोग थे उन लोग को मारना, छुप छुप के मार देते थे, उनके बंदूक ले लेते थे, फिर बाद में उसी को यूज करते थे। तो अक्सर पंजाबी नहीं तो ऐसे बहुत से लोग रहते थे जो आर्मी में पुलिस में, तो उनको ये अपने यहाँ के लोग मार देते थे। तो बस ये एक मेजर फेलियर था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। तो इसी में उसी टाइम 1922 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ फरवरी 1922 में। इसमें विथड्रॉ किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मेन विथड्रॉ इसलिए किया गया क्योंकि चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ 22 पुलिसमैन को, मतलब 22 पुलिस वालों को, 22 पुलिस वालों को ये प्रोटेस्टर्स ने मार दिया था। और सोचिए 22 पुलिस वालों पहले जलाया उसके बाद मार दिया। तो इसकी मतलब एक मेन मोटिव यही था कि चौरी चौरा के बाद जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विथड्रॉ कर दिया गया। इसमें 22 पुलिस वालों को मारे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्लास 10 बच्चों वाले सब नोट कर लीजिए। उसके बाद है एक मेजर टर्निंग पॉइंट है चैप्टर का साइमन कमीशन, रिव्यू द फंक्शनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। साइमन कमीशन बेसिक यही था कि उस टाइम हमारे यहाँ जैसे जो हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, तो साइमन कमीशन में आपको बताया था। साइमन कमीशन, इसमें एक साइमन कमीशन एक फॉर्म हुआ था जिसमें उनके लीडर थे वो साइमन थे, वो ब्रिटिशर्स द्वारा फॉर्म किया गया था। वो इसलिए फॉर्म किया गया था जो अब वहां से उस टाइम में आपको पता लगभग 1925-1928 का दौर था, मतलब 1922 में, मतलब 1928 में फॉर्म हुआ था साइमन कमीशन। तो इसमें क्या था कि जो जितने भी हमारे इंडिया के लीडर्स जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग सब लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, तो इन लोग बहुत प्रोटेस्ट करते कि नहीं अब हमको आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी दो, हमारे आज़ादी दो, इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इन साइमन कमीशन वालों ने सोचा कि अब जब इन लोग सब लोग आज़ादी मांग रहे हैं तो हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दें जिससे ये सब इंडिया वाले भी सेटिस्फाई हो जाएंगे और ब्रिटिशर भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, उन लोग का रूल भी नहीं जाएगा। तो इसीलिए बस एक साइमन कमीशन यही था कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन लाने वाले थे इंडिया में। तो लेकिन इसमें बस एक मेजर फेलियर क्या था कि इसमें इंडिया के कोई भी लीडर नहीं थे। जैसे अब कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, ब्रिटिशर्स हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे, तो उसमें किसी भी एक इंडियन लीडर को लेना चाहिए ना, लेकिन अब वहाँ पे इंडियन लीडर थे नहीं। तो यही जैसे महात्मा गांधी ये इसीलिए प्रोटेस्ट करते और इसी में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी और ये 1928 में हुआ था। और इसी टाइम जो फेमस नारा है, आप लोग बहुत से फिल्मों में देखोगे सुनेंगे, साइमन गो बैक, उस टाइम यही एक नारा लगाया गया था। आगे लाहौर कांग्रेस 1929, जवाहरलाल नेहरू डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। 1929 लाहौर में एक कांग्रेस हुआ था, कॉन्फेशन हुआ था 1929 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक पूर्ण स्वराज की मांग की थी, नहीं अब हमें भी आजाद करिए। तो उसके बाद तो उसमें जब इन्होंने मांगा पूर्ण स्वराज, तो उस टाइम एक अनऑफिशियल डिक्लेयर अंग्रेजों ने कर दिया था कि नहीं अब इंडिया आजाद होगा, इंडिया आजाद। एक स्थायी डेट नहीं पता थी, लेकिन उस टाइम से प्रोटेस्ट हल्का कम हुआ था। ओके, आगे है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पार्ट। देखिए जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ से जो चालू हुआ था 1922 से, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये बहुत बढ़िया एक पॉजिटिव था कि
सिविल डिसऑर्डर में बहुत सी वुमेन्स पार्टिसिपेट। अब जैसे ऐसे जितने भी मूवमेंट्स चालू हुए, जैसे हमने आपको बताया जलियांवाला बाग में बहुत से लोग मारे गए थे, और फिर यहाँ पे जब गांधी जी ये अपने पीजेंट्स के लिए सब आंदोलन किया था, रॉलेट एक्ट, इमिग्रेशन एक्ट, तो इन सब में ज्यादातर मेल डोमिनेंट यानी मेजॉरिटी का मेल ही थे, सिर्फ आदमी थे, यानी सिर्फ मेल थे, और फीमेल कोई भी थी नहीं, सिर्फ मेल से, कोई वुमेन थी नहीं। तो एक सिविल डिसोबीडियंस में ये बहुत पॉजिटिव वे था कि वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करती, और वुमेन्स पार्टिसिपेट करेंगी तो सत्याग्रह में वो लोग आगे खड़ी हो जाती थी। तो एक अब अंग्रेज उस पे यानी वुमेन्स पे तो मारेंगे, मतलब वुमेन्स पे प्रोटेस्ट तो करेंगे नहीं, तो ये एक इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव वे था सिविल डिसोबीडियंस का। आगे है हमारा 1930, बी आर अम्बेडकर एस्टैब्लिश डिप्रेस्ड क्लास वांट सेपरेट इलेक्टोरेट। जो बी आर अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे, 1930 में, उस टाइम अब जैसे साइमन कमीशन हमारे देश में, इंडिया में वो लाने वाला था, कॉन्स्टिट्यूशन लाने वाला था। तो इस हिसाब से जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी सबने सोचा कि नहीं अब एक असेंबली बिठाई जाए, असेंबली फॉर्म की जाए, और उसमें हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो जो उस टाइम पे जो उस टाइम इंडिया में क्या था, हिंदू मुस्लिम थे, अपर क्लास, लोअर क्लास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उस टाइम जो वैश्य और शूद्र थे, ये जो लोग थे बहुत डिप्रेस्ड क्लास थे। जैसे इन लोग उस टाइम अनटचेबिलिटीज इन लोगों को बोला जाता था कि अगर शूद्र कोई चीज छू रहा है तो ब्राह्मण वो खाएगा नहीं, और शूद्र जैसे चलते थे शूद्र लोग तो पीछे एक पीछे कमर में उनके एक झाड़ू टाइप का बांधे जाता है, जैसे जो वो चले, जैसे अगर वो जैसे ये चल रहे हैं तो ये पूरा साफ भी हो जाए उनकी वजह से, मतलब उनके झाड़ू की वजह से। तो ऐसा उस टाइम बहुत मतलब बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन, बहुत डिप्रेस्ड क्लास थे। तो बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर उनके खिलाफ, मतलब उन लोग के तरफ से खड़े हुए कि नहीं, इन लोग के लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, यानी जो डिप्रेस्ड लोग, जैसे नॉर्मल आपको बता दें SC ST OBC, अदर शेड्यूल्ड क्लास, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो ये लोग थे, इनके खिलाफ बी आर अम्बेडकर खड़े हुए। इन्होंने एक डिप्रेस्ड क्लास एस्टैब्लिश की, और इसमें इन्होंने डिमांड की कि हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, मतलब हमारे लिए एक सेपरेट एक लीडर होना चाहिए। हमें भी समाज में जैसे नॉर्मल ब्राह्मण को चलने का हक था, किसी कहीं भी जाने का हक था, तो वैसे शूद्र जैसे मंदिर में नहीं जा सकता था। तो ऐसा डिप्रेस्ड क्लास जैसे यानी SC ST वाले खूब मतलब उनकी डिमांड थी कि नहीं, हमें भी ये सब नॉर्मल, हमें भी समाज जीना, राइट टू इक्वालिटी। तो ऐसा था, उस टाइम ये सब नहीं था। तो बी आर अम्बेडकर ने ये फॉर्म किया था, 1930 में फॉर्म किया था। तो उसी टाइम गांधी जी ने एक कोट बोला था। गांधी जी ने नॉर्मली जो डिप्रेस्ड, तो गांधी जी ने उस टाइम चिल्ड्रंस ऑफ गॉड यानी हरिजन, यानी जो SC ST वाले थे, इन लोगों को हरिजन बोला। हरिजन कैसे? चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, हरिजन, हरि के जन। तो उन्होंने ये एक फेमस कोट बोला था। उसी टाइम से SC ST वालों को हरिजन बोला जाता था नॉर्मली। और फिर वो, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, जब एक पूरा का पूरा ग्रुप, हमारे इंडिया में लगभग से लगभग 50 to 60 73% तक SC ST OBC वाले लोग हैं, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो गांधी जी ने सोचा यही एक मेजर, जब यही लोग मेजॉरिटी में, यही लोग कम हो जाएंगे, यही लोग अलग हो जाएंगे, तो आगे जाके हमारा देश तो यूनाइट हो नहीं पाएगा, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। तो गांधी जी ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि नहीं, आपके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, ये मतलब सेपरेट इलेक्ट्रेशन होगा, लेकिन आपके लिए रिजर्व सीट्स आपको मिलेगी, यानी अकॉर्डिंग टू वहाँ पे पूना पैक्ट साइन हुआ था गांधी जी और बी आर अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर के बीच, कि SC ST वालों के लिए एक रिजर्व सीट्स रहेंगी। जैसे अगर कोई भी, वो इसी को रिजर्वेशन बोला जाता है। जैसे कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसमें जो SC ST वालों को लगभग 5 to 4% रिजर्वेशन मिल जाता है। आगे हमारा अब एलोगरी की बात कर लेते हैं। हमारा पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है, बस अब एलोगरीज पढ़ना है। द इमेज ऑफ भारत माता, द इमेज ऑफ भारत माता किसने ड्रॉ किया? उस टाइम ड्रॉ किया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये MCQs में आता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इनका नाम था। इन्होंने इमेज, भारत माता की इमेज इन्होंने ड्रॉ किया पूरा, मतलब अभी उसमें कलर्स हैं, बस ड्रॉ किया। आगे इन्होंने ही वंदे मातरम इन्होंने लिखा 1817 में, 1870 में। फिर आगे जाके भारत माता को किसने पेंट किया? अभिनंदन टैगोर ने, अभिंद्रनाथ टैगोर ने इन्होंने पेंट किया था आगे जाके। यानी अब ये बहुत अलग अलग क्वेश्चन है। अब जैसे भारत माता को किसने ड्रॉ किया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। लेकिन आगे जाके किसने पेंट किया? अभिंद्रनाथ टैगोर ने पेंट किया था। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा इंडियन फ्लैग हमारे किसने डिजाइन किया? बंगाली बनके है। जो हमारा इंडियन फ्लैग है, हमारी जो झंडा है, तो उसको हमारे बंगाली बनकैया ने डिजाइन किया था। आगे हमारा यानी
लगभग कंक्लूजन में आ गए हम इस चैप्टर के। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन क्या, भारत छोड़ो आंदोलन यानी गांधी जी ने सबको बोला कि नहीं भारत छोड़ो आंदोलन होगा, तो उसमें सारे लोग भारत को क्विट करना चाहते, मतलब भारत छोड़ो। तो उस हिसाब से वो भी एक बहुत बढ़िया सत्याग्रह जिसको बोले, मतलब एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह था, जिसके हिसाब से उस टाइम लोग बहुत से लोग यूनाइट हो गए, सब लोग उस टाइम बोले थे कि यही क्विट इंडिया मूवमेंट जो था इसी के हिसाब से लोग सब लोग यूनाइट हुए थे। तो और इसके पहले मैं एक चीज भूल गया आपको बताना, ये गांधी जी दांडी से लेके मतलब साबरमती आश्रम, गांधी जी जो थे साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक एक पैदल चल के गए थे, वो 240 मील चल के गए थे। दो ये क्या आपको हम लिख रहे हैं, साबरमती से लेके दांडी आश्रम, साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे 240 मील पैदल। ये एक सॉल्ट सत्याग्रह जिसको नमक आंदोलन बोला जाता है, नमक आंदोलन मेन से यही था जो साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे वो पैदल चल के, और उन्होंने वहाँ पे एक नेचुरल प्रोसेस से नमक बनाया था, क्योंकि नमक उस टाइम की बहुत बेसिक नीड थी, क्योंकि नमक उस टाइम सॉल्ट जो है ना हमारा सबके यहाँ अवेलेबल नहीं होता था, तो बहुत बेसिक नीड्स थी। तो इसके लिए गांधी जी ने वहाँ पे एक नेचुरल नमक बनाया जिससे सब वहाँ के बहुत से लोग यूनाइट हो गए। फिर उसके बाद हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट आया। क्विट इंडिया मूवमेंट में अक्सर मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम यूनाइट होते उस टाइम के, जिसके कारण इंडिया आगे जाके आज़ाद हो पाया। फिर लास्ट में एकदम कंक्लूजन 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस डे, हमारा इंडिया 15 अगस्त को आज़ाद हो गया। 1950 में रिपब्लिक यानी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। और 14 अगस्त को पाकिस्तान जो था हमारा वो देश हमारे इंडिया से अलग हो गया था। मोहम्मद अली जिन्ना मेनली हमारा जो पाकिस्तान है वो इंडिया से क्यों अलग हुआ था, मैं इसका एक रीजन बता दे रहा हूँ। जो उस टाइम एक असेंबली बैठाई गई थी, उसके मेन लीडर थे मोतीलाल नेहरू और मिस्टर जयकर, ऐसे बहुत से लीडर्स थे, लेकिन मेन जो दो लीडर्स थे वो थे जवाहरलाल नेहरू और एम.आर. जयकार, इनका नाम था एम.आर. जयकार, इनको एम.आर. जय भी बोला जाता था। तो मोहम्मद अली जिन्ना क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना हमारे देश को जाता है, उनका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उन्होंने ही खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करवाया था। खिलाफत मूवमेंट उन्हीं ने स्टार्ट करवाया। तो फिर जो एम.आर. जयकार थे, मतलब खिलाफत अली जिन्ना ने, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने इनके सामने डिमांड्स रखी कि नहीं हमारी इतनी डिमांड्स, हमारी ये डिमांड्स पूरी करो, नहीं एक मुस्लिम को एक अलग से एक एरिया दो, वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम रहेंगे। तो ऐसे बहुत सी चीजें थी। तो उस टाइम एम.आर. जयकार और जवाहरलाल नेहरू ने इनको कह दे नहीं ये डिमांड्स आपकी पूरी नहीं की जाएंगी, आपको जो करना है कर लीजिए। तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि नहीं ठीक है, तब हम अपने देश से अलग हो जाते हैं। तो उस टाइम 14 अगस्त 1947 को वो लोग तो एज एन 14 अगस्त को पाकिस्तान वाले अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते कि वो इंडिया से वो आज़ाद हो गए थे, इंडिया से आज़ाद के इंडिया से वो अलग हो गए थे। और फिर यही हमारा पूरा चैप्टर 1947 में देश हमारा आज़ाद हो गया। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते इंडिया में वॉर लोन्स बढ़ गए थे। फोर्स डिपार्टमेंट जबरदस्ती पुलिस और आर्मी में एडमिट कराया जा रहा था, क्रॉप्स फेल हो गए थे। फिर उसके बाद गांधी जी वापस लौट के आते, 1915 में लौट के, फिर 1916, 1917, 1918 3 साल लगातार उन्होंने आंदोलन किया। फिर रॉलेट एक्ट पास हुआ, रॉलेट एक्ट हमारा पास हुआ, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पास हुआ, जिसमें आपको पता है 2 साल के लिए किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को जेल में डाल सकते हैं वो। फिर उसके बाद हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ 13 अप्रैल 1919, सब अगल ही बगल है। फिर खिलाफत मूवमेंट हमारा स्टार्ट हुआ, वही नन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसमें पूरे देश भर में हर जगह मार काट होने लगी। तो ऐसा ही था, नन कोऑपरेशन मूवमेंट हर जगह प्रोटेस्ट होने लगा। फिर आगे जाके हमारा विथड्रॉल नन कोऑपरेशन मूवमेंट एडवोक कर लेके, मतलब पीछे ले लेगा, महात्मा गांधी पीछे ले ले। क्यों? क्योंकि अब उस टाइम जो सत्याग्रह हो रहा था तो उसमें बहुत से जितने भी लीडर्स थे उन लोग को जेल में डाल दे, महात्मा गांधी खुद जेल में बहुत बार गए, तो जेल में डाल रहा था, और भी बहुत से वहाँ पे जितने इसके चलते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और चौरी इंसिडेंट के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विथड्रॉ कर दिया गया। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट असहयोग आंदोलन 1920 में अडॉप्ट किया गया। फिर 7 कमीशन आया, फिर लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, मतलब लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे 1928 में। इसी के चलते फॉरेन गुड्स बॉयकॉट की गई, बहुत सी चीजें की गई। और फिर उसके बाद 1930 में भीमराव अम्बेडकर ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की, लेकिन वो खारिज कर दिया गया। और फिर यही हमारी एलोगरी वाला टाइम हो गया। फिर क्विट इंडिया, फिर कंक्लूजन 15 अगस्त आजाद हो गया हमारा देश, और 1950 में हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। 1950 में हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन आ गई। तो ये हमारा चैप्टर पूरा एंड हुआ है। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पॉजिटिव कमेंट्स करिएगा।
और एक और मैं आपको बात बताऊँ तो कि जैसे इस टाइम हमारे देश का कैपिटल न्यू दिल्ली है, तो एक जो मेन हमारा देश कब से आज़ाद होना चालू हुआ, कब से 1857 में तो चालू हो ही गया, लेकिन उसके बाद से 1911 तक हमारे देश का कैपिटल कलकत्ता, यानी जो इस टाइम कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी, उस टाइम कलकत्ता था। उसके बाद 1912 में न्यू दिल्ली हमारे देश की कैपिटल हुई। उसी के बाद से एक प्रोटेस्ट चालू, उसी के बाद से सत्याग्रह चालू हुआ। तो हमारे देश में इसी को बोला जाता है नेशनलिज्म इन इंडिया। यही एक क्लास 10 का चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।